CBSE क्लास 10 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। पिछली वीडियो तक हमने ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं, आप रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। कुछ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन देखते हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो स्टार से जो लाइट आती है, जो सन से लाइट आती है वो सनलाइट, जो स्टार से लाइट आती है स्टारलाइट। तो द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। मान लेते हैं यहाँ एक ऑब्जर्वर है अर्थ पे, यहाँ पर ऊपर में एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं। तो स्टारलाइट जो आती है, ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्चुअल स्टार है। तो स्टारलाइट जो आती है वो धीरे धीरे बेंड होती जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल धीरे धीरे बेंड हो जाती है हमारी आँख में पहुँचने से पहले। तो जब ये बेंड होती है तो जो एक्चुअल पोजीशन हमें दिखता है, उसको हम लोग जब पीछे करके देखते हैं तो हमें स्टार यहाँ दिखता है, पर एक्चुअली स्टार यहाँ पर है। ये वाला पोजीशन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ की लाइट बेंड हो रही है। तो उसको जब हम पीछे रिट्रेस करते हैं तो जो स्टार दिखता है वो उसका एपरेंट पोजीशन होता है, स्लाइटली हायर दिखता है। द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या होता है? तो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, कभी ज़्यादा कभी कम। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट आती है वो डिफर करती है, ठीक है, जिसके कारण कभी स्टार हमारा ब्राइट दिखता है, कभी डिम दिखता है, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद वाई डोंट प्लैनेट्स ट्विंकल। अब ये जो स्टार होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो अर्थ के क्लोज होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो बहुत सारे, जैसे प्लैनेट है तो इसको बहुत सारे पॉइंट की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट से जो लाइट आ रही है उनका जब हम लोग टोटल वेरिएशन देखते हैं तो वो लगभग ज़ीरो हो जाता है। द टोटल वेरिएशन इन लाइट इज़ ज़ीरो, सो नो ट्विंकलिंग इफेक्ट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो एक्चुअली जो हम लोग सन देखते हैं वो एक्चुअल सन नहीं होता है, उसका इमेज होता है। सन अभी भी होराइजन के नीचे रहता है। सनराइज मतलब क्या होता है कि जब सन होराइजन को क्रॉस करके एक्चुअली यहाँ आ जाए। लेकिन जब सन होराइजन के नीचे रहता है तभी हमें सन ऊपर दिखने लगता है, तो हम समझ लेते हैं वो सनराइज है। लेकिन वो सनराइज मतलब एक्चुअल सनराइज नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली सन अभी होराइजन को क्रॉस नहीं किया गया। तो सनसेट मतलब डूबना। तो सनसेट और सनराइज एक्चुअली तब होता है जब सन होराइजन को क्रॉस करता है, लेकिन उसके क्रॉस करने से पहले ही हमें सन दिखने लगता है। तो उसको हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एडवांस सनराइज से पहले ही सनराइज कैसे हो जाता है? तो सन अभी होराइजन के नीचे है, ये एक्चुअल पोजीशन है, असली में सन यहाँ पर है। तो यहाँ से जो लाइट आएगी वो जब एटमॉस्फेयर से टकराएगी तो धीरे बेंड करेगी। जब वो फिर से स्टारलाइट जैसी बेंड करेगी, उसको पीछे रिट्रेस करेंगे तो सन हमें ऊपर दिखेगा होराइजन के ऊपर, पर सन अभी होराइजन के नीचे ही है। तो ये जो सन हमारे पास हो गया, ये सन एक्चुअल पोजीशन इसकी नहीं है, लेकिन ये सन हमें दिखता है, तो सनराइज थोड़ा एडवांस हो जाता है। फिर लगभग 2 मिनट का अंतर होता है, फिर सनराइज सन आ जाता है एक्चुअल पोजीशन पे। उसी तरह जब सनसेट होता है तो सनसेट में सन होराइजन को क्रॉस कर चुका है तो सनसेट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें सन दिखता है लगभग 2 मिनट तक। डिलेड सनसेट, सनसेट लेट होता है, क्यों? वही फेनोमेनन होता है। सन जो नीचे है तो वो हमारे पास आती है बेंड होके, पीछे करते हैं तो अभी भी ऐसा लगता है सन अभी भी होराइजन के ऊपर है, मतलब अभी सनसेट हुआ नहीं है, पर एक्चुअली में सनसेट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, होराइजन हो गया, एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, ये एक्चुअल पोजीशन। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. तो एक्चुअल सनराइज या सनसेट क्या होता है? एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ होराइजन बाय द सन। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट आती है। क्लास 9th में जो केमिस्ट्री था, मतलब क्लास 9th में जो साइंस बुक थी, उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, उसमें भी हमें टिंडल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था। कोलाइडल सॉल्यूशन जो देता है टिंडल इफेक्ट। The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles give rise to Tyndall effect. तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स के द्वारा, वो टिंडल इफेक्ट को शो करता है, मतलब उसके कारण टिंडल इफेक्ट होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स जो स्कैटर करते हैं लाइट को। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, तो अब जो कलर होता है स्कैटर लाइट का वो अलग अलग होता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जो वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादातर लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ्स, ठीक है, जैसे ऑरेंज, रेड, इन लाइट को स्कैटर करते हैं। और अगर साइज सचमुच बड़े हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े हैं, तो स्कैटर्ड लाइट हमें वाइट दिखती है, ठीक है। अब स्काई ब्लू क्यों दिखता है? ब्लू कलर ऑफ द स्काई।
व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर, तो जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से पास करता है, द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड, तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। फाइन पार्टिकल्स ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, चारों तरफ बिखरा देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लाइट्स, तो स्काई हमें ब्लू दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो स्काई हमें डार्क दिखता। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, तो जो पैसेंजर्स बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं उनको जो स्काई है वो डार्क दिखती है, क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग प्रोमिनेंट नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है वहाँ पर स्कैटरिंग, तो इसलिए उन्हें जो स्काई होती है वो डार्क दिखती है। डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, तो जो डेंजर सिग्नल लाइट्स होते हैं हम लोग देखते हैं दूर से भी, जो ट्रैफिक लाइट्स भी होती हैं ट्रेन वगैरह में भी, जो फॉग वगैरह होता है या दूर से हम लोग देखें तो रेड होती है। रेड इसलिए क्योंकि द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, फॉग और स्मोक से रेड कलर लीस्ट स्कैटर होता है, तो हमें डेंजर साइन दिख जाता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं 2025 में 1 मार्क। द phenomenon responsible for making the smoke particle visible when a beam of sunlight enters a smoke-filled room through a narrow holes, तो स्मोक पार्टिकल्स हमें दिखते हैं जब नैरो होल से सनलाइट आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला है इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन रेस्पेक्टिवली आर। 2025 में ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास ग्लास प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, नॉर्मल के संग एंगल 1 बना है तो 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी और सी तो होगा नहीं। फिर एंगल ऑफ डिविएशन, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था पर वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, इमर्जेंट रे को पीछे ले जाएंगे तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एंगल 6 पे, या एंगल 6 बन रहा है उन दोनों से, तो एंगल 6 को एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, तो डी 1 और 6। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ पर्सन अलाउड अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम द सन टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल एपोर्चर, तो एक पर्सन ने अलाउ किया एक नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, मतलब सनलाइट जो वाइट लाइट कहते हैं उसको पास होने के लिए एक डार्क रूम में थ्रू अ स्मॉल एपोर्चर या नैरो होल कह सकते हैं, एंड प्लेस्ड अ ग्लास प्रिज्म इन इट्स पाथ, और उसके पाथ में जो वाइट लाइट आ रही है वहाँ पर एक ग्लास प्रिज्म रख दिया, such a way that the beam falls on AB सरफेस पे ये फॉल कर रहा है ऑफ द प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। 2025 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आ स्क्रीन एस इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन एस को प्लेस किया गया है अदर साइड पे, थोड़ा सा तिरछा यहाँ पर प्लेस किया गया है, फेसिंग AC को जो फेस कर रहा है। ऑन टर्निंग द प्रिज्म स्लोली अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स इज ऑब्टेन, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे ताकि ये ऐसे हो जाए AC, ठीक है, हल्का सा रोटेट करने पे यहाँ पर जो ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर हमें स्क्रीन पर मिलेगा। इट इज़ द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। पहला क्वेश्चन है 1 मार्क का। नेम द फेनोमेनन ड्यू टू विच अ प्रिज्म स्प्लिट्स द इंसिडेंट वाइट लाइट इन 7 बैंड ऑफ कलर्स, इसको हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, आप लैंग्वेज के साथ लिख सकते हैं। अगला है स्टेट द रीज़न ऑफ गेटिंग अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द अबव केस, तो क्यों 7 कलर्स मिलता है, क्योंकि जो डिफरेंट लाइट्स होती हैं, वाइट लाइट में जो 7 लाइट्स होते हैं वो अलग अलग एंगल से, अलग अलग डिग्री से बेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म, सो वी गेट अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। फिर सी में देखते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड रे डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, तो एक लेबल्ड डायग्राम से हमें दिखाना है रिकॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, NCERT में भी है। मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था अवॉर्ड फुल मार्क्स इवन इफ ओनली लेबल डायग्राम इज गिवन, तो मार्किंग स्कीम में थोड़ी 1-2 लाइन भी लिखी हुई थी लैंग्वेज, फिर डायग्राम दिया था, पर नीचे लिखा था अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ डायग्राम भी अच्छे से लेबल करके बनाया तो उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 2 मार्क्स। फिर इसका और क्वेश्चन था ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये हमने किया हुआ है। और मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था डिडक्ट हाफ मार्क इफ़ एरोज आर नॉट मार्क, तो अगर एरोज नहीं मार्क किए गए डायग्राम में तो हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था व्हाट इज़ अ रेनबो, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो इट्स फॉर्मेशन। रेनबो क्या होता है उसका एक लेबल डायग्राम बनाना है उसका फॉर्मेशन को शो करने के लिए, तो ये हमने कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और फिर इसी तरह अगले चैप्टर में बढ़ेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे।